नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। मध्य प्रदेश के 55 जिलों में से 11 जिलों में सहकारी केंद्रीय बैंक बंद होने की कगार पर हैं। सैकड़ों करोड़ के घाटे ने इन बैंकों की वित्तीय स्थिति को गंभीर संकट में डाल दिया है। किसान जो इन बैंकों पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर हैं, इस स्थिति से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। नाबार्ड ने आरबीआई को इन बैंकों के लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की है, जो इस संकट की गंभीरता को दर्शाता है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। भोपाल के करीब मुगालिया छाप में रहने वाले किसान अमर सिंह, विनोद पाटीदार और अर्जुन मेवाड़ा तीनों परेशान हैं। कहते हैं सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में संकट ने इन्हें संघर्ष की स्थिति में छोड़ दिया है। किसान आज रोड पे है और किसान से जो जुड़े हुए दलाल हैं वो फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं। किसान लाइलॉन के जूते पहन के और रोड पे घूम रहा है। ये हालत है मध्य प्रदेश के किसान की। किसान परेशान होता है, फिर जाता है बैंक। जब हम लोग बैंक जाते हैं तो बैंक में कोई सुनने वाला नहीं है। आज ये हालत है मध्य प्रदेश के किसानों की कि सहकारिता से बिल्कुल परेशान हो गया किसान। बैंक के में लोन तो बहुत बड़ी बात हो जाती है सहकारिता में। अगर हम वहाँ खाता खुलाने जाते हैं इसी में पसीना आ जाता है। उसमें ये गलती है, इसमें वो गलती है। किसानों को लोन ना देकर वो व्यापारियों को, बड़े बिजनेसमैनों को लोन देते हैं और वो लोन खा जाते हैं। इसलिए सहकारिता घाटे में जा रही है। सहकारिता के 12 साल हो गए, 12 साल से कोई चुनाव नहीं हुए। जब उसके अंदर कोई प्रतिनिधि नहीं है, शासन के हिसाब से चल रही है, तो शासन ने ही उसको मिटाया सहकारिता को। अगर सहकारिता किसी भी तरह से अगर खत्म होती है तो निश्चित ही किसान की रीढ़ की हड्डी टूटेगी। सुनती नहीं कोई। मैनेजर साहब से मैंने ट्रैक्टर कब बोला एक बार, कहने जाओ यहाँ कोई काम नहीं होगा, मना करते हो तो डायरेक्ट के ना। हम तो टाइम पे पैसे जमा कर रहा है, खाते भी क्लियर, हमारे पैसे 3-3 महीने बाद लौटाते हैं सर। दरअसल सहकारी बैंकों से ही किसानों को 0% ब्याज दर पर अल्पकालीन कृषि ऋण मिलता है। सहकारी बैंकों के जरिए किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए जाते हैं। अपेक्स बैंक अल्पकालीन कृषि ऋण वितरण की प्रतिपूर्ति जिला बैंकों को करता है। समय पर सहकारी समिति का ऋण चुकाने वाले किसानों को खाद बीज पर 10% तक का अनुदान मिलता है। लेकिन प्रदेश के 11 जिलों में ये सहकारी बैंक बंद होने की कगार पर हैं। वजह किसान नहीं, भ्रष्ट सिस्टम है। ये दो मामले बानगी हैं। शिवपुरी के जिला सहकारी बैंकों में 100 करोड़ का घोटाला हुआ। सालों से घोटाला चल रहा था। यह चपरासी कैशियर की भूमिका में होते हुए 100 करोड़ के घपले को अंजाम दे गया। मामले में गिरफ्तारी हुई, नियुक्ति में भी गड़बड़ियां पाई गईं। दूसरा मामला सीधी में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित 546 करोड़ रुपए के घाटे में है। नाबार्ड ने वित्त विभाग को पत्र लिखा, कहा है बैंक की कार्यप्रणाली आपत्तिजनक है। आरबीआई के नियमों को कई स्तर पर उल्लंघन हुआ है। सहकारी बैंकों की कमर टूट गई है, लेकिन राज्य सहकारी बैंक प्रदेश में ऋण उत्सव मना रहा है। समूचे मुख्यालय से लेकर प्रदेश के बैंकों के बाहर अपनी चमकदार स्कीमों को दर्शाते हुए लगाए गए होर्डिंग, बैनर, पोस्टरों को देखकर आप बैंक की माली हालत का अंदाजा नहीं लगा सकते। जिला सहकारी बैंक है जिनकी स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है, उन पर हमने एक एक नोडल अधिकारी बनाया है और हम एक एक बैंक का आकलन करके उसकी माली स्थिति भी ठीक हो और उसके माध्यम से किसानों को पूरी तरह हर योजना का लाभ मिले, इसका पूरा प्रयास है। बैंकों के आर्थिक हालात इतने बदतर हो गए हैं कि नाबार्ड ने राज्य सरकार को खत भेजा है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में सहकारी बैंकों को घाटे से उबारने के लिए 1000 करोड़ रुपए की अंश पूंजी देने का प्रावधान किया है। पैसे 7 महीने बाद भी नहीं मिले हैं। जो 11 बैंक बंद होने की कगार पर पहुंचे हैं, उनमें जिला सहकारी बैंक रीवा, सतना, सागर, छतरपुर, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, गुना, दतिया, शिवपुरी और जबलपुर शामिल हैं। ये बैंक औसतन 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के घाटे में चल रहे हैं। सहकारिता जो आंदोलन है, भारतीय जनता पार्टी उसको नष्ट करने पर कब से तुली हुई। ये जो बैंक हैं ये तो रेड लाइन में पिछले 15-20 साल से हैं। क्या कर रही है सरकार? बीजेपी जो है चुनाव होने नहीं दे रही, व्यवस्था बनने नहीं दे रही। बात करेंगे कि 0% पे हम ब्याज पे ऋण दे रहे हैं और जो है काउंटर बंद है। भ्रष्टाचार पूरे सरकारी स्तर पर है। मध्य प्रदेश में सहकारी बैंकों का इतिहास बहुत पुराना है। 1907 में ही
क्रोस्थावेट केंद्रीय सहकारी बैंक सिहोरा में पंजीकृत हुआ था। सहकारी बैंकों ने लंबा फासला तय किया है, लेकिन भ्रष्टाचार की दीमक ने इस आंदोलन को अब खोखला सा कर दिया है। मध्य प्रदेश के ये राज्य सहकारी बैंकों का इतिहास स्वर्णिम रहा था एक दौर में, लेकिन घपले घोटालेबाज अफसरों ने और विभागीय लापरवाही के चलते पूरी तरीके से ये तबाह होने की कगार पर हैं। कई बैंक डूब चुके हैं, कई डूबने के लिए कर्ज का सहारा ले रहे हैं। जो बैंक कर्ज दिया करते थे वो खुद कर्ज की आस लगाए बैठे हैं। इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि सरकार ने वक्त रहते फैसले नहीं लिए। अब जब बैंक डूबने पर आ गए हैं तब सरकार बैंकों में नोडल ऑफिसर तैनात कर रही है। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अजय शर्मा, एनडीटीवी। और इस वक्त कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ केदार सिरोही जी कृषि अर्थशास्त्री हैं। इसके साथ साथ पूर्व आईएएस ऑफिसर सभाजीत यादव जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं और मेरे सहयोगी अजय भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं अजय आपके पास आ रहा हूं। अजय, मेरा सवाल आपसे यह कि किसानों के नाम पर सियासत एक दूसरे पर हमलावर रहती है। तमाम सियासी दल किसानों के सगा होने का दावा करते हैं, लेकिन किसानों का सबसे बड़ा सरोकार जिन बैंकों से है वो सहकारी बैंक डूब रहे हैं, वो गड्ढे में जा रहे हैं। उनकी किसी को चिंता नहीं है क्या? देखिए, सिर्फ यही एक मजेदार बात है कि अन्नदाता के नाम पे मध्य प्रदेश में आपने इतने सालों में इतनी सियासत होते देखी होगी जितनी किसी और दूसरे व्यक्ति ने नहीं होते हुए देखी होगी। तमाम रोजाना के बुलेटिन में आपने तमाम ऐसे सियासतदानों को सुना होगा जो किसानों की कर्ज माफी की बात करते हैं, किसानों की फसल बीमा की बात करते हैं, किसानों की ओलावृष्टि पर मुआवजा देने की बात करते हैं। तमाम अलग अलग विषयों पर आपने तमाम राजनेताओं को सुना होगा। मध्य प्रदेश के तकरीबन 1.5 दशक में ऐसे कई नेता आए होंगे जिनकी आपने बात सुनी होगी और वो आए और गए होंगे। तो मध्य प्रदेश में किसान जो है वो अक्सर सियासी अखाड़े के केंद्र में जरूर रहा, लेकिन वास्तविक तौर पर उसकी परेशानियों, उसके दूसरे मुद्दों पर यदि मरहम लग पाता तो मध्य प्रदेश के अन्नदाता की स्थिति दूसरे राज्यों के अन्नदाताओं से कहीं बेहतर होती। लेकिन स्थितियां उतनी बेहतर नहीं है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में एक बड़े मरहम के तौर पर, रीढ़ के तौर पर, ये हम नहीं, ये मध्य प्रदेश के किसान कहते हैं कि यदि सहकारी बैंक बंद हुए तो हमारी रीढ़ टूट जाएगी। और उनका सीधे तौर पे कहना है, जब हम किसानों के बीच में पहुंचे थे इन सहकारी बैंकों की वास्तविक स्थिति को जानने के लिए, तो उनका कहना था कि किसानों के बैंक में बैठे हुए दलाल जो है वो फॉर्च्यूनर में है और किसान जो है वो लाइलॉन के जूते पहनकर आज भी सड़क पर है। मतलब आप समझ सकते हैं कि किसान कितना कैलकुलेट सोच रहा है, कितना उस डायरेक्शन में सोच रहा है जिसके चलते वो रोजाना 2-4 होना पड़ रहा है उसको। खाद, बीमा, फसल, ओला वृष्टि तमाम लाइन में लगने से लेकर तमाम दर्जन भर से ज्यादा समस्याएं हैं एक किसान की, एक अन्नदाता की इस मध्य प्रदेश में। तब जब मध्य प्रदेश में तमाम मुख्यमंत्री आते जाते हैं और रोजाना प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर तमाम दर्जन भर राजनेता ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूं, मैं किसान का बेटा हूं, खेती किसानी मेरे रग रग में चलती है। लेकिन वास्तविक तौर पर ऐसी कोई सरकार ऐसी नहीं है जो आज की तारीख में डंके की चोट पे कह सके आसिफ कि हमने किसानों के लिए काम किया, या ऐसे आज की स्थिति में सहकारी बात है। और सहकारिता तो वो आंदोलन है, देश की आजादी से जोड़कर आप उसे देखिए, किसानों की भलाई से उसे आप जोड़कर देखिए, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है क्या ये आंदोलन दम तोड़ रहा है, इसी की पड़ताल करेंगे। अजय, लौट रहा हूं आपके साथ। और इस वक्त हमारे साथ किसान राजाराम त्रिपाठी जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप किसान हैं। राजाराम जी, बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका। मैं अगला सवाल केदार सिरोही जी आपसे पूछना चाहता हूं। और केदार जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि किसान प्राइवेट बैंक में जब जाता है तो कैसा अपना समूह लेके वापस आता है? उसे तमाम क्लॉज बता दिए जाते हैं, उसे तमाम नियम कायदे समझा दिए जाते हैं। अगर ऐसे में कोई था तो कम से कम वो ये सहकारी बैंक थे, लेकिन अगर नाबार्ड खुद लिखने लगा है कि इनका लाइसेंस रद्द करिए आरबीआई से, तो फिर आप कोई बचती है उम्मीद, कोई आशा की किरण आपको नजर आती है? देखिए, जिस तरीके से अभी जो वर्तमान माहौल दिख रहा है उस हिसाब से तो ये लग रहा है कि कोऑपरेटिव को इंटेंशनली खत्म किया जा रहा है, एक तरीके से किल किया जा रहा है। देखिए, ये कोई आज का तो कॉन्सेप्ट है नहीं, 1904 से अभी तक हमारे यहाँ सक्सेसफुली चल रहा है। कई इफको, क्रपको, अमूल, कई ऐसी चीजें हैं। महाराष्ट्र का तो इवन शुगर का मामला पूरा ही इस पे है। साउथ में दूध के कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कोऑपरेटिव पे चल रहे हैं। और हमारे यहाँ नहीं, बांग्लादेश जैसे देश में भी बड़े अच्छे अच्छे कोऑपरेटिव है।
उधर इजराइल में भी बड़े अच्छे कोऑपरेटिव हैं, अभी तो अफ्रीका तक भी फार्मर के लिए कोऑपरेटिव मॉडल पे बात कर रहा है। अजय जी ने अच्छी बात कही, ये एक्चुअली किसानों की बातें एक अखाड़े की तरह है, और अखाड़े में वो समाधान वाला नहीं, मनोरंजन का साधन निकाल दिया है। सिर्फ आते हैं मनोरंजन करके और निकल जाते हैं, इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं दे रहे। अगर कोऑपरेटिव बंद होते हैं तो आप ये मान लीजिए कि किसानों के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये रन बाय दी फार्मर है, ये फार्मर का अपना संस्थान है, सरकार का तो इसमें थोड़ा बहुत योगदान वो खुद ने फॉर्म किया, वो खुद मेंबर है, उन्हें अपनी अंश पूंजी दी है। अब इसको देखिए धीरे धीरे खत्म करने का जो मुझे कारण लग रहा है वो ये लग रहा, कारपोरेट वर्सेस कोऑपरेटिव, ये बहुत बड़ी लड़ाई है। कारपोरेट साइफन करता है मनी को और ये डिसेंट्रलाइज करता है, ये फार्मरों में बढ़ता है। अब आप देखिए, ब्यूटी देखिए यहाँ किस लेवल पर चल रही है कि जो अजय साहब बता रहे थे किसानों का वो नायलॉन का जूता पहने, समिति सेवक जितने भी हैं वो करोड़ों में खेल रहे हैं, और पूरी समितियां बर्बादी की तरफ जा रही है क्योंकि भ्रष्टाचार बड़े लेवल पे हो रहा है। मध्य प्रदेश में चुनाव हुए ही नहीं 11-12 साल से, जब जिन की संस्थाएं हैं, जिनके लोग हैं, उनको ही नहीं चुना जा रहा। बड़ा आश्चर्य लगता है कि केंद्र सरकार सेपरेट मंत्रालय फॉर्म करती है 2021 में कि हम कोऑपरेटिव को बड़ा करेंगे, मजबूत करेंगे। मध्य प्रदेश में जो 38 जिले का कोऑपरेटिव है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का 38 है, 38, अब वो उनमें से अभी थोड़ा में आरटीजीएस चालू हुआ है, एटीएम है नहीं, डेबिट कार्ड है नहीं, आरटीजीएस कहीं हो जाता है कहीं होता नहीं है। जब हम लोग कारपोरेट और प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग थर्ड जनरेशन पे पहुंच गए, हम अभी भी उसी डर्रे पे हैं। झोला ले जाओ, झोला लाओ, हाथ का पंजा लगाओ, पैर का निशान लगाओ तो आपको उस पैसे मिलेंगे। आज पैसे चाहिए आपके खाते में 5 लाख रुपए चले, आपको 50,000 नहीं दे रहे। तो पूरी जगह ये सिस्टम बिगड़ा हुआ है। जबकि आप समझिए बैंकिंग तो करते ही है कोऑपरेटिव, 55 से 60 लाख मेंबर हैं। प्रोक्यूरमेंट करता है सर, प्रोक्यूरमेंट के बाद में एग्री इनपुट का बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है, वो पीडीएस का काम करता है। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होने के बाद कोऑपरेटिव माइनस में जा रहा है। अब उसका कारण यही है, बातें तो ग्लोबल की होती है, डिजिटल इंडिया की बात होती है, लेकिन जब सहकारिता पे आती है तो फिर क्या स्थिति है वो देख रहे हैं हम। केदार सर आता हूं। सभाजीत सर, आप तो कई अहम पदों पर रहे हुए हैं, करोड़ों अरबों रुपए आपने भी सैंक्शन किए हैं, तमाम चीजों पर जो भी योजनाएं हैं उनमें आपने पैसा जाते हुए देखा है। मेरा आपसे सवाल यह है कि जो स्थिति मध्य प्रदेश में सहकारिता बैंकों की है, आपको लगता है कि 7 महीने पहले घोषणा हुई थी 1000 करोड़ रुपए की, ये जो गड्ढे का ऊंट है इसमें 1000 करोड़ का जीरा पर्याप्त है? आपको लगता है कि और इसमें आवश्यकता है तभी जाके बचेंगे सहकारिता बैंक, वरना म्यूजियम में रखिएगा फिर कि ये भी एक संस्था थी? नहीं, देखिए 2 चीजें हैं। ये जो इसको अगर हम एरिया वाइज भी आपको देखें और बताएं मध्य प्रदेश में भी, तो आप देखेंगे कि जो गुजरात और महाराष्ट्र से लगा हुआ एरिया था उसमें कोई बैंक डिफॉल्ट की पोजीशन में नहीं गई है। जो बैंक गई है वो मतलब बुंदेलखंड क्षेत्र, सागर, ग्वालियर चंबल संभाग और रीवा संभाग के क्षेत्र। हमको थोड़ी सी उन परिस्थितियों को समझना था और एक चीज और समझना था कि बेसिकली ये बहुत लंबे समय से इसको, जैसा कि अभी सिरोही साहब ने बताया कि केवल समिति सेवक ही नहीं, मतलब आप सोचिए कि पीडीएस का जो सेल्समैन था वो पहले 500 रुपया पाता था, अब तो 7,000-6,000 रुपये पाता है, और वो करोड़पति बन के घूमता था। आज भी रिपोर्ट में देख रहा था, वो इंटरनेशनल रिपोर्ट थी कि हमारे यहाँ 69,000 करोड़ का खाद्यान्न जो है वो अभी हितग्राही तक पहुंचता ही नहीं, 69,000 करोड़ का। तो ये जो चीजें हुई, ये कोऑपरेटिव की आड़ में, मतलब बैंक के जो लोग बैंक के संचालक बने, जिन लोगों पर ये था कि जो चौकीदार था वही चोर था, सीधी बात, कि जितने भी बैंक के से रिलेटेड लोग रहे
और उनको बहुत बड़ा अवसर मिला। ये सवाजी सर, आपका इशारा शिवपुरी जिला सहकारी बैंक तक सीमित था या बड़े स्तर पर ये बात है? केवल शिवपुरी नहीं, आप डभौरा रीवा का भी देखें, आप सीधी का भी देखें, केवल शिवपुरी की बात नहीं है, सभी जगह। और रीवा में तो ये हुआ कि जो जांच कर रहा था वो ही इतना पैसा ले लिया कि वो डीएसपी और सारे लोग वो भी जेल गए। मतलब एक आदमी ने ही पूरा हजम कर लिया और जांच करने वाली एजेंसी ने उसमें अपना हिस्सा ले लिया। और हिस्सा लेने के बाद खैर वो भी मतलब पकड़े गए और वो भी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। लेकिन बहुत सारे अन्य लोग, जैसा कि बताया ना कि 20 साल से ये इसको, जो उसकी अंश पूंजी थी उसको निपटाने में 20 साल से लोग लगे हुए थे और का व्यवसाय का मॉडल था। आपको एक बात बताऊं, मैं अशोकनगर जिले की एक जांच हुई थी और उसमें यह पाया गया कि समिति के जो सेवक होते थे वो लोगों के नाम पर फर्जी ऋण इशू करते थे और उनसे वसूली का नोटिस भी जाता था तो वो अपने पास ही रखते थे। जब वो आदमी मर जाता था तो उसके बच्चों पर वो नोटिस तामील होती थी कि भाई तुम्हारा बाप जो है वो बैंक से, सोसाइटी से कर्ज लेकर मरा है। तब वो, क्योंकि लार्ज स्केल पर लोगों ने किया, तब ये मामला एक कांड के रूप में उभरा और जब इसकी जांच हुई तो सबके सब ऐसे पाए गए। तो ये, लेकिन इसमें बहुत निराश होने की जरूरत नहीं है। ये एक सिस्टम जो आ रहा था वो नष्ट हुआ, नए सिरे से नई सोच पर इस पर काम शुरू हुआ है। अभी जैसे आया भाई, एक सोसाइटी को, प्रत्येक पंचायत में एक सोसाइटी हो जाए और अगर ठीक से बीच में यह व्यवस्था भी हुई, उसके निर्वाचन के लिए भी व्यवस्था की गई कि एक स्वतंत्र निकाय से उसका चुनाव कराया जाए, वो भी हुआ है। और उसके तहत भी अभी निर्वाचन की कार्यवाही संपन्न नहीं हो पाई, नो डाउट। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज थी वो था कि इसके जो कर्मचारी थे उनके अंदर भी मतलब वो काबिलियत होनी चाहिए थी, एक्सपर्टनेस होना चाहिए था। बैंकिंग सेक्टर को ऑपरेट करने की जो चीजें चाहिए थी, ये व्यावसायिक बैंकों में भी गड़बड़ी हो जाती है। लेकिन नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं सर, लेकिन फिर मेरा सवाल यह है कि अगर जहाज का कप्तान ही जहाज को अगर डुबोने पर तुला हो तो चप्पू चलाने वाला कितनी कोशिशें कर ले और उसे कितना उसको लाभ होगा जहाज को। मैं जरा लौट रहा हूं आपके पास। देखिए, मैं अब जरा बात उनसे करना चाहता हूं जो इस पूरी खबर में सीधे सीधे प्रभावित होंगे। किसान वर्ग से राजाराम त्रिपाठी जी मेरे साथ हैं। राजाराम जी, मेरा आपसे एक सवाल यह है, देखिए आपको केसीसी मिलता है, आपको 0% पर लोन मिलता है इन्हीं सहकारी से, प्राइवेट बैंक आपको देते हैं ये सुविधाएं, और जब एक किसान, आम किसान जब प्राइवेट बैंक में जाता है तो किस तरह की तकलीफों का सामना उसे करना पड़ता है? आसिफ शेख जी, ये कहना गलत नहीं होगा कि आज भी गांव के छोटे किसानों का बैंक कोऑपरेटिव बैंक ही है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो लगभग ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल एरिया के 62% फार्मर आज भी सहकारी बैंक और ग्रामीण बैंक से जुड़े रहे। और जो सवाल उठ के आया है आप लोगों की चर्चा का कि इसमें यही है कि खरबूजे पे चाकू गिरे या चाकू पे खरबूजा, कटेगा तो खरबूजा ही, नुकसान तो किसान का होना है, किसान ही दर दर ठोकर खाएगा। मैं छत्तीसगढ़ का एक उदाहरण दूं कि 2006-07 में एक प्रियदर्शनी बैंक घोटालों के कारण बंद हुआ और आज भी उसके जमाकर्ता अपनी जमा राशि के लिए भटक रहे हैं। भले 10-11 लोग जेल गए, लेकिन जो बड़े नेता थे उन पे कोई गाज नहीं गिरी, वो आज भी बड़े अच्छे से फल फूल रहे हैं। तो ये एक ऐसा उदाहरण है कि जो बाढ़ ही फसल को चर जाए। सहकारिता बेहद जरूरी चीज है। केदार भाई सही कह रहे थे कि भारत देश जहां 84% किसान 4 एकड़, 3 एकड़, 5 एकड़ के हैं, वहां सहकारिता के अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन यह सहकारिता में जो टॉप लेवल पे जो प्रबंधन है, जो मनोनीत करके भेजा जाता है नेताओं को, ये दोयम दर्जे के जो नेता रहते हैं उनके पुनर्वास के लिए या कुछ बड़े नेताओं के वनवास के लिए, इसके लिए उपयोग किया जाता है। और वो लोग इसमें से भी निकाल लेते हैं कि किसानों की लंगोटी पे भी इन लोगों की नजर है।
और यही हाल है। रहा नाबार्ड की बात, जैसे नाबार्ड ने अभी धमकी दी कि बंद कर देंगे, तो भाई हर साल आप ऑडिट करते हो, सो रहे थे क्या? 11वां 12वां साल है, एनपीए यहां तक पहुंच गया, तो आप क्या कर रहे थे? ऑडिट पे आपकी भी जिम्मेदारी उतनी ही बनती है। पहली चीज, जहाज डूबने लगा तो ठीक है, चूहे जंप कर जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ सरकार की जो नीतियां हैं वो भी सरकारी बैंक को डुबोने में बड़ी कारगर रही है। जब कर्ज माफी करते हो, आप हरियाणा में कर्ज माफी कर दिए, 2 प्रदेश में करते हो, बाकी में नहीं करते, ठीक है, तो होता क्या है कि अन्य बैंक के लोग भी हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं कि अब चुनाव आ रहा है, कर्जा माफी हो जाएगी। तो वसूली में जो एक कड़ा प्रबंधन होना था, एनपीए एसेट प्रबंधन होना चाहिए था, एनपीए कम करने के लिए जो काम होते थे, अब वो धीरे धीरे शिथिल हो गए। तो ये जो नीति है समान, बड़ी अच्छी बात है कि भाई एक प्रधान एक निशान, एक देश एक चुनाव होता है, लेकिन आपकी बैंकों में कर्ज माफी की नीति भी तो समान होनी चाहिए। हरियाणा के किसानों को अगर कर्ज माफी की जरूरत है, तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और यूपी के किसानों को क्यों जरूरत नहीं? नहीं, मैं इस पे जरा भी जल्दी से एक सभी का रिएक्शन लेता हूं। सभाजी सर, मेरा आपसे एक सवाल है, जब देश में सोशल मीडिया और ईमेल आने के बाद जब डाक विभाग को बचाया जा सकता है सफल कोशिशों से, उसे आधा बैंक आधा डाक में लगा के उसको जीवंत किया जा सकता है, तो फिर क्यों नहीं किया जाता सहकारी बैंकों को? नहीं, मैंने कहा कि जो बीमार थे और जो जिनका इलाज मतलब प्रारंभ भी नहीं हुआ, इसके पहले ही वो दम तोड़ रहे हैं, उनको छोड़कर के ऐसा नहीं है कि शेष, आप हमारे मध्य प्रदेश के भी शेष को देखेंगे ना, तो बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक बहुत अच्छी स्थिति में भी है, बहुत अच्छी स्थिति में काम कर रहे हैं। मालवा के, निमाड़ के और इवन हाल के कितने कोऑपरेटिव बैंक, तो वो जो जैसे महिला बैंक या नगरों में बने हुए सहकारी बैंक थे, वो भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। मुद्दा ये था कि चूंकि इन क्षेत्रों में हमने आपको बताया कि वास्तव में 20-25 साल से एक एक ढंग से कि रैकेट काम कर रहा था इनको समाप्त करने का, और जो लोग इसमें भाई बने, जो लोग इनमें इसका संचालक मंडल में आए, सब के सब वही काम कर रहे थे कि इसको किसी तरह से लूपटा जाए। अब 12 साल, जैसा अभी आपने बताया, 12 साल से चुनाव नहीं हुआ, इनको देखने वाला भी कोई नहीं। आप सोचिए जरा, जो आदमी कर रहा है उसको देखने वाला भी कोई नहीं है। ठीक बात है, अगर कोई देख लिया होता तो कम से कम ये स्थिति ना होती। सर, वक्त थोड़ा सा कम है तो मैं जल्दी में चाहूंगा, केदार सर, ये सभाजी सर ने बड़ा अच्छा जब ज्योग्राफी समझाई तो वाकई मैं भी गौर कर रहा था कि जितनी दिक्कत आ रही है वो या तो आपके ऊपर ग्वालियर चंबल में आ रही है, या आप चले जाइए ईस्ट में विंध्य में, या नीचे महाकौशल में। इधर के जो बैंक है सहकारी, वो इन समस्याओं से क्यों जूझ रहे हैं? जबकि सभाजी सर ने ठीक कहा कि मारवाड़ निमाड़ के ठीक काम कर रहे हैं, राजस्थान गुजरात से लगे हुए बैंक ठीक काम कर रहे हैं। देखिए, इसमें 2-3 चीजें हमको देखनी पड़ेगी। यहाँ जो एमएसपी प्रोक्योरमेंट है इन इलाकों में सबसे ज्यादा है, तो एमएसपी प्रोक्योरमेंट से रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है, फार्मर का जो रोटेशन है वो ज्यादा चल रहा है इस इलाकों में, तो वो एक मेन कारण है। देखिए, मैं यादव साहब की बात से सहमत हूँ, ये सिस्टम घाटे वाला नहीं है, इसको बनाया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ बैंकिंग तो एक ही काम करता है उधर, हम तो 4-5 काम कर रहे हैं, चारों पांचों काम प्रॉफिटेबल है। बस वही है कि जो लीड करने वाले लोग हैं उनका इंटेंशन सही नहीं है। अभी भी हम लोग इसका भ्रष्टाचार रोकने के सही और पुख्ता इंतजाम कर दिए जाए तो मैं कह रहा हूं ये सबसे प्रॉफिटेबल मॉडल है। जब आपके पास पूरा रूरल मार्केट, जिसको ग्रेप करने के लिए प्राइवेट सेक्टर दिन रात मेहनत कर रहा है, वो भी डुबाने में हो सकता है कोशिश हमारा भ्रष्टाचार और उनका, क्योंकि उनके पास सैकड़ों प्रोडक्ट है, गोल्ड लोन है, हेल्थ इंश्योरेंस है, ट्रैक्टर लोन है, व्हीकल लोन है, ट्रैक्टर फाइनेंस है, तमाम तरह के होम लोन है। ये हम लोग भी कोऑपरेटिव के माध्यम से कर सकते थे, पर वो पोर्टफोलियो हमारी सरकार जो है वो बढ़ा ही नहीं रही है। जो जिस मॉडल पे प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है उससे अच्छा कोऑपरेटिव सेक्टर काम कर सकता था। तो नहीं, ठीक बात है। और तब जबकि आपका तो टारगेट ऑडियंस बिल्कुल क्लियर है, आपका तो जो टारगेट जो कस्टमर है वो क्लियर है, किसान है, और किसान को पूरा भरोसा भी है, आपको तो बस बैंक ठीक करना है। राजाराम सर, एक बतौर किसान, एक जमीन जुड़े नेता के नाते मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो 2 काम जो कर दिए जाएं तो शायद स्थिति सुधर जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बोर्ड बनता है इनका सहकारी बैंकों को, उसमें वास्तविक किसान शामिल किए जाए, द्वितीय दर्जे के नेता न किए जाए, तो किसानों के हाथ में अगर ये आएगा, पहली चीज तो सफल रहेगा। दूसरी चीज, जिस तरफ से तैरने के लिए आपको हाथ पैर छोड़ने बंधे नहीं होने चाहिए। जैसे केदार भाई ने कहा कि अन्य जो लाभकारी
अन्य लाभकारी जो कार्य है गांव में, जो रिटेल बैंकिंग है, वो तो दूसरी बैंकें करती हैं। और जो घाटे वाला एग्रो सेक्टर है, जहां ज्यादा हाई रिस्क जोन है, वो जो है कोऑपरेटिव बैंक करती है। तो इनको फायदे वाले काम करने के लिए भी अनुमति दी जाए, वरना हाथ पैर बांध के अगर आप तैरने के लिए तालाब में डालोगे तो अगला डूबेगा ही डूबेगा। ये दो जरूरी चीज है। तीसरा मेरा मानना है प्रबंधन जो है, जो यादव जी ने भी कही थी, एक जो प्रबंधन है प्रोफेशनल प्रबंधन नहीं है, लोकल भर्ती होती है और ज्यादातर राजनेताओं के लोग भर्ती किए जाते हैं। इसकी भर्ती की प्रक्रिया जो है, आज तक भी कोई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग मैनेजमेंट या इन लोगों के थ्रू अगर होता तो प्रोफेशनल लोग आते तो वो प्रतिस्पर्धा भी कर पाते अन्य बैंकों से और लाभ की स्थिति में भी ला पाते, और मेरे ख्याल से घोटालों पे भी नियंत्रण होता। ठीक बात है, और इसीलिए प्राइवेट बैंक आगे हैं, क्योंकि वहां टारगेट सेट रहते हैं, आपको प्रॉफिट देना होता है, पारदर्शिता पूरी तरह से बढ़ती जाती है, नतीजा वो कहीं आगे निकल चुके हैं। अजय मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अजय, इसका मतलब सियासत का फोकस केवल इस स्तर पर रहा कि जब निगम मंडलों में नियुक्ति हो तो हाँ भाई एक अपना आदमी एपेक्स में बैठा दो, लेकिन वो क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, केवल एक पद जो किसी को दिया जा सकता है अपने को। देखिए बिल्कुल आसिफ, कैबिनेट मंत्री का दर्जा, इन सब के बीच में मैं आपको बोलूं कि कैबिनेट मंत्री का दर्जा की एक पोस्ट है, किसी को गाड़ी और किसी को मोबिलाइज करना है सरकार में तो उसको कर दिया जाए और अपेक्स बैंक और सहकारी का नेता बता दिया जाए, और आने वाले समय में वो व्यक्ति जो है अपने आप को सहकारी का नेता बताता है। दरअसल असल मायनों में यदि बात की जाए तो सुभाष यादव एक बड़े नेता हुआ करते थे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के, और उप मुख्यमंत्री और सहकारिता के एक बड़े नेता के तौर पर पहचाने जाते थे, और उस जमाने में सहकारिता ने काफी राइज किया, और मध्य प्रदेश में खास तौर पर सहकारिता की यदि बात की जाए तो काफी काम हुए थे, और एक बड़ा सेक्टर निकला था सियासतदानों के लिए कि हम सहकारिता के नेता हैं। उस वक्त तमगा लिया जाता था कि हम सहकारिता के नेता हैं, और अब वो तमगा कहीं देखने को नहीं मिलता, क्योंकि अब सहकारिता वो डूबती हुई ना हो गई है कि जिस पर कोई नेता सवार होना नहीं चाहता। तमाम नेताओं को ये आदत है कि जिस हमको वही टाइटैनिक चाहिए जिस पर दूसरे आप बैठे हुए हैं, तो वो टाइटैनिक अब मध्य प्रदेश में है नहीं, और अब सहकारिता एक डूबता हुआ जहाज है। अब वो जहाज की सवारी देखना है कि कौन करना चाहेगा, क्योंकि अभी हाल वो बंदरबाट नहीं हुई जो निगम मंडलों में होती है। ऐसे में अपेक्स बैंक भी खाली पड़ा हुआ है। विभागीय मंत्री तब बता रहे हैं कि नोडल ऑफिसर बना दिए हैं जब बैंक बिल्कुल डूब चुके हैं। अब वो नोडल ऑफिसर भी बताएं तो क्या बताएं, क्या कर लेंगे, कितने वो छेद भर लेंगे, ये जरा देखना पड़ेगा। वक्त मेरे पास कम है, कम से कम मुझे अपनी चीजें मैनेज करनी है, कुछ ब्रेक भी रहते हैं वो भी लेना पड़ता है, तो हम तो कम से कम इन चीजों का ख्याल रखेंगे कि बुलेटिन भी पूरा जाता रहे, किसानों की बात भी उठती रहे और इधर ब्रेक भी चल जाए। तो वक्त मेरे पास खत्म हो गया। अजय, बहुत धन्यवाद करता हूं मैं आपका। सभाजीत सर, केदार सर, राजाराम सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, ब्रेक के उस पार भी तमाम बड़ी खबरें आप देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।